तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पल्स नाम की एक अमेरिकन हॉरर मूवी को जो कि 2006 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जिम सोनजेरो। अब दोस्तों इस फिल्म के दो और पार्ट्स हैं जिनको मैं तब एक्सप्लेन करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आ जाते हैं। और हाल ही में मैंने डेविल नाम की एक फिल्म को भी एक्सप्लेन किया है, वेरी नाइस फिल्म, डू वॉच, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके जाया करो। और काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के ओपनिंग सीन में हम ये देख पाते हैं कि एक लड़का अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की तरफ घबराते हुए जा रहा था एंड उसे देखकर ऐसा फील होता है एज इफ वो किसी से डर के भाग रहा हो। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड जीगलर को आवाज लगाता है बट सडनली उसे ऐसा फील होता है कि पास की लाइब्रेरी शेल्फ से कुछ स्ट्रेंज नॉइसेस आ रही हैं। वहां जाने पर हम उसके पीछे से दो हाथ अपीयर होते हुए देखते हैं जो कि उसे पकड़ लेते हैं एंड तभी एक गोस्टली फिगर उसकी सोल को सक कर लेती है। वेट अ मिनट, ये तो वो हैरी पॉटर वाला दम पिशाच है ना, लोल। वेल अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक नाइट पार्टी की तरफ आता है जहाँ पर हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को देखते हैं जिनमें होते हैं स्टोन, टिम, मैटी एंड इजाबेल। इनकी बातों से हमको इनके ग्रुप के एक और मेंबर के बारे में पता चलता है जो कि होता है जॉश। जॉश जो कि मैटी के साथ रिलेशनशिप में भी था, पिछले एक वीक से किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था, नॉट इवन मैटी। इसलिए मैटी काफी ज्यादा परेशान थी। नाउ यहाँ पर टिम की हरकतों से हम ये जान पाते हैं कि ही लाइक्स मैटी, बट मैटी को टिम के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। घर आकर मैटी अपने फोन पर दिन भर की मिस्ड कॉल्स और वॉइस इनबॉक्स को सुनती है जिसमें एक जॉश का भी मैसेज था। जॉश का मैसेज काफी ज्यादा स्ट्रेंज था, जिसमें जब मैटी जॉश को कॉल करती है तब हम जॉश के रूम का एक सीन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था और यहाँ पर हम किसी तरह की अजीब मूवमेंट को नोटिस करते हैं। अगले दिन मैटी अपनी क्लास अटेंड करती है जहाँ पर प्रोफेसर साइबर क्राइम से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहे थे एंड ही स्टेट्स दैट ए पैथोलॉजिकल माइंड is a mind which satisfy its needs by consuming the others। वेल क्लास ओवर होने के बाद में मैटी जॉश के अपार्टमेंट जाकर उसे चेकआउट करने का डिसाइड करती है। यहाँ आकर वो जॉश के रूम का डोर खुला पाती है। रूम के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था एंड यहाँ पर कॉकरोचेस चल रहे थे। तभी अचानक जॉश उठकर मैटी के पास आता है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जॉश वही लड़का था जिसे हमने मूवी के शुरुआत वाले सीन में देखा था। जॉश काफी लॉस्ट एंड वियर्ड बिहेव करता है एंड वो मैटी को वेट करने के लिए बोलकर दूसरे रूम में चला जाता है। यहाँ जॉश के रूम में मैटी सामान को इधर उधर बिखरा हुआ देखती है। इनफैक्ट उसके एक कबर्ड में तो मैटी को एक वीक कैट भी पड़ी हुई दिखती है। जिसके बाद वो जॉश को आवाज लगाती है बट जॉश का कोई भी रिप्लाई ना आने पर मैटी दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर जाकर वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि जॉश ने खुद को फांसी लगा ली थी। मैटी पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस बात के लिए जिम्मेदार करने लगती है कि जॉश के मुश्किल वक्त में वो उसे समझ नहीं पाई एंड उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाई। यहाँ तक कि अब उसे जॉश से रिलेटेड नाइटमेयर्स भी आने लगे थे जहाँ पर वो अपने आप को और जॉश को एक साथ देखती है एंड ऑल ऑफ अ सडन जॉश एक ईविल में चेंज हो जाता है। मैटी अपने कॉलेज के साइकोलॉजी के प्रोफेसर मिस्टर वॉटरसन से इस बारे में बात करती है जहाँ पर वो समझ जाते हैं कि मैटी कहीं ना कहीं अपने आप को जॉश की डेथ का जिम्मेदार समझ रही है। डॉक्टर वॉटरसन उसे ये समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो ऐसा सोचना बंद कर दे। वेल अगले सीन में हम उन सब दोस्तों को ग्रुप चैट पर बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर चैट स्क्रीन पर अचानक से जॉश के मैसेजेस फ्लैश होने लगते हैं जिनमें बस एक ही चीज लिखी हुई थी कि हेल्प मी। ये सब देखकर पहले तो वो पजल्ड हो जाते हैं एंड देन वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि स्टोन जॉश के अपार्टमेंट जाकर चेक करे कि कहीं जॉश के कंप्यूटर का कोई मिसयूज करके उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। वेल स्टोन जॉश के अपार्टमेंट में पहुंचता है जहां पर वो रूम्स में इधर उधर छानबीन करता है और वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहां पर विंडोज रेड कलर के टेप से कवर्ड थी। यहाँ भी रूम में काफी अंधेरा था एंड सडनली उसको ऐसा फील होता है कि दूसरे रूम से किसी तरह की आवाजें आ रही हैं एंड यहाँ एज अ व्यूअर हम ये देख पाते हैं कि बाहर काइंड ऑफ ए गोस्टली फिगर अपीयर होती है जो कि धीरे धीरे स्टोन की तरफ बढ़ती है और उसकी सोल को सक करना स्टार्ट कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं एंड अब मैटी, टिम और इजाबेल रियलाइज करते हैं कि अब स्टोन ने भी उनसे कांटेक्ट कम कर दिया है एंड कॉल करने पर स्टोन से इसकी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। फाइनली मैटी खुद डिसाइड करती है कि वो जॉश के अपार्टमेंट में जाकर चेक करेगी कि कौन उसके कंप्यूटर से उन्हें वो मैसेजेस भेज रहा है। यहाँ पर अपार्टमेंट का डोर अनलॉक्ड ही था एंड अंदर घुसते ही मैटी ये पाती है कि अपार्टमेंट का अपीयरेंस पूरी तरह से बदल गया था। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि इस अपार्टमेंट की ओनर थी एंड वो ये बताती
बताती है कि फाइनली उसने जॉश की डेथ के बाद इस रूम से जॉश का सारा सामान निकलवा दिया है और इस अपार्टमेंट को वो किसी और को सेल करने के लिए रेनोवेट करवा रही है। मैडी उससे ये पूछती है कि उसने जॉश के कंप्यूटर के साथ में क्या किया, जिस पर लैंडलेडी रिप्लाइज कि उसने वो कंप्यूटर कचरे में फेंक दिया है। लेकिन मैडी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती एंड थोड़ा धमकाने पर लैंडलेडी उसे ये बता देती है कि उसने जॉश का कंप्यूटर बेच दिया है। मैडी लैंडलेडी से उस पर्सन का एड्रेस लेकर वहां पर पहुंचती है जहां पर लैंडलेडी ने जॉश का कंप्यूटर बेच दिया था। यहाँ पर मैडी एक ओल्ड स्क्रैप शॉप में पहुंचती है जहां पर वो डेक्स्टर से मिलती है। यहाँ मैडी सीधा ही डेक्स्टर पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस से कर सकती हूँ, क्योंकि एक तो तुमने चोरी का सामान खरीदा है और दूसरा तुम उसका इस्तेमाल करके हमें परेशान कर रहे हो। डेक्स्टर कुछ भी समझ नहीं पाता, जिस पर मैडी उससे ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम जॉश का कंप्यूटर यूज करके हम सबको परेशान कर रहे हो। जिस पर डेक्स्टर मैडी को अपनी कार की डिक्की खोलकर दिखाता है जहां पर अभी भी जॉश का कंप्यूटर अनइंस्टॉल्ड स्टेट में पड़ा हुआ था, यानी कि डेक्स्टर ने अभी तक जॉश के कंप्यूटर को अपनी कार की डिक्की से निकाला भी नहीं था, तो उसे चलाना तो बहुत दूर की बात है। उसी रात डेक्स्टर जॉश के कंप्यूटर को असेंबल करके उसे देखता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, डू यू वांट टू मीट अ गोस्ट। और इसके बाद रैंडमली कुछ लोगों को अपने कंप्यूटर्स के सामने बैठा हुआ देखता है जहां पर वो लोग हिप्नोटिक स्टेट में नजर आ रहे थे एंड हर क्लिप में हर एक पर्सन खुद ही सुसाइड कर लेता है। ये देखकर डेक्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम मैडी को अपना लेटर बॉक्स चेक करते हुए देखते हैं जहां पर उसे जॉश का एक पार्सल मिलता है जो कि जॉश ने मरने से पहले उसे सेंड किया था। इस पार्सल के अंदर उसे रेड टेप के 3 बड़े बड़े रोल्स मिलते हैं और साथ में एक नोट भी लिखा हुआ था कि ये उनको दूर रखता है। नाउ मैडी इस पार्सल को इजाबेल और टिम को दिखाती है एंड अब ये तीनों इसे देखकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। बातचीत करते वक्त इजाबेल इन्हें ये बताती है कि स्टोन का बिहेवियर पिछले कुछ दिनों से सही नहीं है, एज इफ उसकी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो गई हो। इसी बीच हम टीवी पर चल रही एक न्यूज को देखते हैं जहाँ पर ये बताया जाता है कि रिसेंटली शहर में सुसाइड केसेस बहुत बढ़ गए हैं और पुलिस को सुसाइड्स के बारे में कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा। वेल ये तीनों बातचीत करके कैफे से बाहर निकलते हैं और तभी डेक्स्टर मैटी को आवाज लगाता है जो कि उसी कैफे में आया हुआ था। टिम और इजाबेल मैटी को बाय बोलकर चले जाते हैं और यहाँ पर डेक्स्टर मैटी को कुछ अजीब बात बताता है। डेक्स्टर मैटी को ये बोलता है कि उसने जॉश का कंप्यूटर असेंबल करके ऑन किया था और उसमें बहुत ही डरावनी और डिस्टर्बिंग चीजें उसको मिली हैं। मैडी डेक्स्टर के साथ कंप्यूटर को ऑन करके देखती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और तुरंत ही घर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम मैटी को बस से कॉलेज पहुंचते हुए देखते हैं जहां पर अचानक ही एक आदमी बस के आगे आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन ड्राइवर जैसे तैसे ब्रेक लगाकर उसे बचा लेता है। मैटी उस आदमी को देखती है एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा था एज इफ वो हिप्नोटाइज्ड काइंड ऑफ स्टेट में हो या फिर अपना आपा खो चुका हो। वेल मैटी अपने कॉलेज की तरफ बढ़ती है और अपनी मॉम को कॉल करने के लिए रुकती है। यहाँ पर हम मैटी के पीछे एक बड़ा टावर देखते हैं जिस पर वही आदमी चढ़ा हुआ था जो अभी बस के आगे आने से बचा था। मैटी को भी ऐसा रियलाइज होता है कि टावर के ऊपर कोई खड़ा है एंड जैसे ही मैटी मुड़कर पीछे देखती है वो आदमी वहां से जंप कर देता है। शाम को घर वापस आकर मैटी बाथ टब में लेटी होती है, तभी उसकी आंख लग जाती है। उसे काइंड ऑफ अ ड्रीम आता है जहां पर वो अपने आप को जॉश के अपार्टमेंट में देखती है। वो जॉश को आवाज लगाती है एंड सडनली अपने आप को किसी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड जगह पर देखती है जहां एक ऊंची बिल्डिंग पर जॉश खड़ा होता है एंड तभी उसकी आंख खुल जाती है और यहाँ पर आंख खुल जाने के बाद मैटी चैन की सांस लेती है, बट तभी उसको ऐसा फील होता है एज इफ उसके बाथ टब में कोई अजीब आकृति है और उसको अब पानी में एक गोस्टली चेहरा दिखाई देता है। अगले दिन मैटी मिस्टर वॉटरसन से मिलकर उन्हें ये बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वो कैसा फील कर रही है। मिस्टर वॉटरसन उसे समझाते हैं कि गोस्ट जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वो उसे ये कहते हैं कि जो वो सोच रही है वो असल में जॉश की डेथ की शॉक की वजह से हो रहा है और उसे इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ हम टिम को स्टोन से कांटेक्ट करने के लिए ट्राई करते हुए देखते हैं। वो स्टोन को अपने कंप्यूटर से एक मैसेज भेजता है जिसके तुरंत बाद ही उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर वैसा ही मैसेज फ्लैश होता है जैसा हमने जॉश के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा था। डू यू वांट टू मीट अ गोस्ट? या श्योर, व्हाई नॉट। खैर इसके बाद उसे स्टोन कुछ अजीब हालात में दिखता है एंड देन स्क्रीन नॉर्मल हो जाती है।
अगले दिन मैटी अपनी क्लास के बाद कॉलेज का वॉशरूम यूज करने जाती है, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि एज इफ कोई स्ट्रेंज चीज या फिर गोस्ट वहाँ पर हो। वेल मैटी उसे अपना वहम सोचकर इग्नोर कर देती है, बट देन सडनली जो वॉशरूम स्टॉल उसने अभी अभी खाली देखा था उसका डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। एंड जब वो उसके पास जाकर देखती है तब वहाँ पर उसे एक और गोस्टली फिगर देखने को मिलती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर टिम पर फोकस करता है, जो कि स्टोन के घर पर उसे देखने जाता है। यहाँ टिम को स्टोन के कंप्यूटर स्क्रीन पर वो ही वीडियो दिखती है जो उसने कुछ दिन पहले उसके स्क्रीन पर देखी थी। देन सडनली ही उसके पीछे स्टोन दिखता है जो कि एक चीज रिपीट कर रहा था, आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई। एंड देखते ही देखते वो वॉल में एशेस बनकर गायब हो जाता है और टिम कुछ भी नहीं कर पाता। अब टिम यहाँ से भागकर अपने घर आता है और अपने रूम के विंडोज को रेड टेप से कवर करने लग जाता है, बट देन वो अपने दरवाजे के सी थ्रू होल से देखता है जहाँ पर एक गोस्टली फिगर उसकी आंख में एंटर कर जाती है एंड इसी के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। उसके तुरंत बाद सीन शिफ्ट होकर डॉक्टर वाटरसन के ऊपर फोकस करता है, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहे थे कि तभी ऑल ऑफ अ सडन वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर नोटिस करते हैं जहाँ पर उन्हें अपनी गुजरी हुई बेटी का चेहरा दिखता है और इसी के साथ वो गोस्टली फिगर उन पर भी अटैक कर देती है। अगले सीन में हम मैटी को अपने बेड से उठते हुए देखते हैं और वो अपने कंप्यूटर पर वही स्ट्रेंज मैसेज देखती है, डू यू वांट टू मीट अ गोस्ट। जिसके बाद वो अजीब सी फुटेजेस शुरू हो जाती हैं जहां पर लोग सुसाइड कमिट कर रहे थे। मैटी कंप्यूटर का प्लग ही निकाल देती है, पर तब प्रिंटर से कुछ पेजेस प्रिंट होकर बाहर निकलते हैं, जिन्हें जोड़ने पर उसी गोस्टली फिगर की इमेज बन जाती है, जिसका मतलब ये था कि मैटी को जो चीज स्ट्रेंज लग रही थी वो सब असली थी। वो सीधा डेक्स्टर के पास जाती है और यहाँ पर वो और डेक्स्टर जॉश के कंप्यूटर में देखते हैं, जहाँ उन्हें जॉश की कुछ क्लिप्स मिलती हैं जो कि उसके लास्ट मैसेजेस थे। इन रिकॉर्डेड मैसेजेस में जॉश ये बताता है कि वो और उसका दोस्त जिगलर किसी तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाँ पर वो EM वेव्स, रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टीज पर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। देन एक दिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ स्ट्रॉन्ग वेव्स को नोटिस किया। जिगलर ने अपने सिस्टम में उन वेव्स को सेव कर लिया और जॉश ने उन वेव्स को एक्सीडेंटली रिलीज कर दिया। ये सब सुनकर वो लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। नाउ इन रिकॉर्डिंग से मैटी और डेक्स्टर को ये पता चल जाता है कि जिगलर नाम का कोई लड़का है जिससे उस दिन जॉश लाइब्रेरी में मिलने वाला था, बट अब उन्हें जिगलर को ढूंढना पड़ेगा। अब हम इसाबेल को देखते हैं जो कि अपने कपड़े लॉन्ड्री में धोने गई होती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि एक वॉशिंग मशीन का डोर अपने आप ओपन हो चुका है, जिसके बाद एक एक करके उसके अंदर से कपड़े बाहर गिरने लगते हैं एंड पास जाने पर उसे उसके अंदर एक गोस्ट दिखाई देता है जो कि उसी तरह से उसकी सोल को सक कर लेता है जैसा हमने मूवी में पहले देखा था। यहाँ पर डेक्स्टर और मैटी जॉश के कंप्यूटर से जिगलर का एड्रेस खोज लेते हैं। मैटी घर वापस आकर अपने टेलीविजन स्क्रीन को हैंग होता हुआ देखती है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उसकी स्क्रीन पर टिम अपीयर हो जाता है और साथ ही टिम की कॉल भी आ जाती है, जहाँ पर टिम मैटी से ये कहता है कि आई जस्ट वांटेड टू सी यू मैटी। मैटी के सामने ही टिम भी सुसाइड कर लेता है। मैटी भागते हुए इसाबेल के पास जाती है और यहाँ वो इसाबेल को भी बीमार हालत में देखती है। इसाबेल उसको ये बताती है कि उसने उस गोस्ट को देख लिया है एंड अब वो ऐसा फील कर रही है कि एज इफ उसके अंदर कुछ है ही नहीं और वो मर चुकी है। इसाबेल मैटी से ये कहती है कि अब उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है और वो मरना चाहती है। मैटी घबराकर पुलिस को कॉल करती है और यहाँ पर हम पुलिस स्टेशन को पूरी तरह खाली देखते हैं और यहाँ पर हम ये रियलाइज करते हैं कि यहाँ पर सभी लोग मर चुके हैं। मैटी जैसे ही पीछे देखती है वो ये पाती है कि इसाबेल राख के ढेर में बदल रही है और देखते ही देखते इसाबेल गायब हो जाती है। मैटी डेक्स्टर को कॉल करती है और वो मैटी को लेने आ जाता है। यहाँ पर पूरे शहर में लोग ऐसे ही गायब हो रहे थे। डेक्स्टर मैटी को ये बताता है कि जॉश एक वायरस बना रहा था जिसे वो जिगलर के कंप्यूटर में डालने वाला था ताकि उसका कंप्यूटर खराब होकर बंद हो जाए, बट इससे पहले ही वो मर गया और इसलिए उन्हें अब इस वायरस को उस कंप्यूटर में डालना होगा। वो दोनों जिगलर के घर पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें जिगलर का रूम मिलता है जो कि पूरी तरह रेड टेप से कवर्ड था और इसी रूम में जिगलर भी अपने कबर्ड में छुपा हुआ था जिसे उसने रेड टेप से कवर किया हुआ था। जिगलर दरवाजा खुला देखकर डर जाता है और उस पर जल्दी से टेप लगाने लगता है और वो ये बताता है कि अगर जरा से भी होल पर रेड टेप नहीं होगी तो वो गोस्ट अंदर एंटर कर जाएंगे। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। वो मैटी और डेक्स्टर को ये बताता है कि अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जॉश और उसे कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज मिली थी जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी एंड उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन फ्रीक्वेंसीज से कनेक्ट कर दिया था और असल में वो किसी तरह की गोस्ट फ्रीक्वेंसीज थी जिनसे वो गोस्ट ट्रेवल करके ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं
हैं। इसके बाद उन्होंने अपने कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। जॉश ने एक वायरस डिजाइन किया था जो कि शायद अगर कंप्यूटर में जाता तो वो कंप्यूटर बंद हो जाता, जिससे उन गोस्ट का हमारे वर्ल्ड में आने का दरवाजा भी बंद हो सकता था। बट ज़ीगलर की ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो उस दिन जॉश से मिलने गया ही नहीं एंड यहाँ पर अपने घर में रेड टेप से अपने आप को बचाने की तैयारी करने में लग गया। अभी भी ज़ीगलर उन दोनों से ये कहता है कि कंप्यूटर को बंद करने का आइडिया बेकार है, इससे अच्छा ये है कि वो दोनों रेड टेप से अपने आसपास एक प्रोटेक्टेड जगह बना ले जिससे वो गोस्ट दूर रहेंगे। बट मैटी और जॉश नीचे गराज में रखे उस कंप्यूटर को बंद करने चले जाते हैं। यहाँ पर गराज में ऐसे अनगिनत गोस्ट होते हैं और यहीं पर मैटी और डेक्स्टर बिछड़ जाते हैं और मैटी बेसमेंट में कंप्यूटर के पास पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर वो गोस्ट आकर मैटी के अंदर से सोल सक करने लगते हैं, लेकिन तभी डेक्स्टर यहाँ पर आता है और वो कंप्यूटर में उस वायरस को डाल देता है, जिसके बाद पल भर के लिए सब बंद हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से ही सिस्टम फिर से रीबूट हो जाता है। डेक्स्टर और मैटी वहां से निकलते हैं और अपनी कार में भागने लगते हैं, बट वो गोस्ट उनकी कार पर कूद जाते हैं और यहाँ पर वो लोग उनसे बचते हुए शहर से दूर आ जाते हैं जहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं था। मैटी ये रियलाइज करती है कि जहाँ पर नेटवर्क नहीं होता वहाँ पर ये गोस्ट नहीं आ सकते। वो दोनों उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं और मूवी के ओपनिंग सीन में हमने सिटी को डिस्ट्रॉयड स्टेट में देखा था, जहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि उन भूतों ने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया है। ये फिल्म मैटी की वॉइस ओवर के साथ में खत्म होती है, जहाँ पर वो ये कहती है कि अब उन्होंने यानी कि इन भूतों ने इस वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया है। ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन जीने की इच्छा अभी भी कायम है। इन डिस्ट्रॉयड हुई बिल्डिंग्स में से किसी एक में से जॉश बाहर देखता हुआ हमको नजर आता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो फिल्म है वो 2001 में आई जापानीज फिल्म काइरो यानी कि पल्स का रीमेक है। तो स्टोरी में बेसिकली हुआ क्या, जॉश और ज़ीगलर ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज से कनेक्ट कर दिया जिसके चलते स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच एक पोर्टल ओपन हो गया। उन फ्रीक्वेंसीज के जरिए ये स्पिरिट्स यहाँ पर आ गई। अब ये स्पिरिट्स ह्यूमन को कैसे खत्म कर रही थी, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो ये कि वो ह्यूमन की सोल को सक करते हैं एंड ह्यूमंस के अंदर जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, जिसके चलते वो इवेंचुअली खुद की जान ले लेते हैं। और अगर किसी की विल स्ट्रांग है तो उसकी सोल को वो इस कदर तक ये स्पिरिट्स खत्म कर देती हैं कि वो एशेस बन के खत्म हो जाते हैं। ये स्पिरिट्स ह्यूमन की सोल को अपनी दुनिया में भेज रही थी एंड खुद को इस वर्ल्ड में ला रही थी। दे वर ट्राइंग टू टेक प्लेस ऑफ ह्यूमंस, मतलब सिर्फ दो लोगों की गलती की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो रही थी। मोर ओवर यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी से हार्मफुल वेव्स निकलती हैं, जो कि इन डीमन या फिर स्पिरिट्स जैसे ही इंसानों को अंदर से खत्म करती हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप कभी ट्राई करो, अगर कोई भी पर्सन अपने फोन से एडिक्टेड है और वो बहुत ही ज्यादा फोन यूज करता है तो वो वीक फील करता है, उसको पूरे दिन डिजी फील होता है। हेडेक्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। वो अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर बस फोन में लगा रहता है एंड आई हैव सीन दिस पर्सनली। मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं ऐसे जो ऐसा करते हैं एंड आप ये नोटिस करोगे कि ऐसे पर्सन की फिंगर्स तक कांपने लगती हैं। सो इस मेटाफोर वाले वे में ये फिल्म अच्छी है, बट जो ओरिजिनल फिल्म है वो बहुत बेटर है। एंड जापानीज हॉरर स्पेशली 2000s वाला वो बहुत ही ज्यादा गजब है। एंड टेक को बस तभी इस्तेमाल करो जब जरूरत हो, अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करो एज इससे बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है। तो थोड़ा सा ज्ञान और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और सब्सक्राइब करके जाओ यार, क्योंकि हम 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए